एसपीटी शिक्षा में मुझ डॉक्टर डी तिवारी का देश के समस्त प्रतियोगी छात्रों को वंदन अभिनंदन। छात्रों, युवकों, हम लोग कमर कस लिए हैं आपके भविष्य को सुधारने के लिए, आपको मंजिल दिलाने के लिए, और इसी कारण से हमने शुरू किया है वह बेसिक फंडा जो आईएएस पीसीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के मार्ग में बाधक हैं। उसी को पढ़ाने के लिए पहले हम लोगों जो टॉपिक उठाए हैं वह है पहला टॉपिक व्याकरण का ध्वनि, वर्ण एवं वर्णमाला बोध। ये टॉपिक का नाम है और इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। आधार पर वर्ण और इसके अंतर्गत इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अंतर्गत स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे कहा था स्वर वर्णों का वर्गीकरण कई रूपों में हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जेवा उत्थाप्य के आधार पर। जेवा उत्थाप्य के आधार पर स्वरवर्ण। एक सवाल तो यही होता है, जेवा उत्थाप्य के आधार पर स्वरवर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जेवा उत्थाप्य के आधार पर स्वर वर्णों के 3 भेद हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर और तीसरा पश्चस्वर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर, तीसरा पश्चस्वर। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर अग्र माने क्या होता है? आगे जो स्वरवर्ण जेवा के अगले भाग से बोले जाते हैं, अग्र से बोले जाते हैं, आगे से बोले जाते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जो स्वरवर्ण जेहवा के, जेहवा माने जीभ, अग्रभाग से बोले जाते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ए री आदि स्वर आते हैं, आदि स्वर आते हैं।
याद रखो, ई ई ए और ई, ए जिह्वा के आगे से बोले जाते हैं, अग्रस्वर। याद रखो एक बार फिर। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। याद रखो, मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। जो स्वरवर्ण जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है, उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल एक स्वर है। इसके अंतर्गत स्वर वर्ण आता है। याद रखो, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर केवल एक है। वो क्या है? अ। इसके अंतर्गत अ ही केवल आता है। ओके। और तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर पश्च माने क्या होता है? पीछे। माने all those kind of vowels which used to speak back of the tongue, जो जिह्वा के पीछे से बोले जाते हैं। जो स्वरवर्ण जिह्वा के पीछे से बोले जाते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, उ, ओ, औ आदि स्वर आते हैं। याद रखो बच्चों, बार बार आपसे कहता हूं, अगर आप प्रतियोगी हैं, कुशल प्रतियोगी हैं, तो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू सी ऑल फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। तब आप ज्ञान के समस्त रूपों को देखें। सवाल कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इस पर आपकी दृष्टि हो। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसे में सवाल कर लेगा, निम्न में केंद्रीय स्वर है री, ए, उ, अ, तो आप केंद्रीय स्वर में चले जाएंगे। जो लड़का नहीं जानता तो सर्च करेगा कि अगर 11 स्वर है तो केंद्र में कौन, बीच में कौन है। वो भूल जाएगा कि जिह्वा के मध्यभाग से बोले जाने वाले स्वर को पूछना है जो कि अ है। बात तो छोटी होती है, न जानने पर बड़ी बन जाती है। इसलिए इट इज नेसेसरी ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिव ऑलवेज। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आपको सच में कंपटीशन निकालना है किसी कीमत पर, अगर आप बेरोजगार हैं
मंजिल चाहते हैं, चुपचाप एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लीजिए, एसपीटी शिक्षा। और अगर निराश उदास हैं तो मैंने एसपीटी शिक्षा मोटिवेशनल स्पीच दी है, कई मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं, एक बार आप देख लो, आपको ज़िंदगी जीने की कला जान जाएगा, खुद आ जाएगी। हमारी बात याद रखो, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, यही बहुत बड़ी बात होती है। और याद रखना, दुनिया के हर सुखों पर आपका अधिकार है। अगर कोई लड़का आईएएस बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, क्यों? खुदा के बनाए हुए इंसान आप भी हैं। और वो तभी संभव है जब आप अपनी कमी दूर करें। मैं जानता हूं कि आखिर मैंने व्याकरण क्यों उठाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बताने लगे कि सर मैं मेंस तो लिखता हूं, नंबर नहीं उठ रहा है। 3-4 साल से मैं मेंस बार बार फेल हो रहा हूं। एक बार सीसेट में ही फेल हो गया था। ऐसे बताने कई लड़कों ने हमको राय दिया, तुम अपनी कमी को देख, मैंने क्या गलती कर रहे हो। तो मैंने पकड़ा क्या, कोई लोग व्याकरणिक गलतियां, ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर आप ग्रामर से गलत लिख रहे हो तो शब्द तो आपके गलत हो गए। आप सोच रहे थे मैं फैक्ट दे रहा हूं, जीएस के 4-4 पेपर होते हैं बहुत बड़े, आईएएस में 6-6 पेपर अब तो होने लगे धीरे धीरे पीछे इत्यादि में। और आप प्रेजेंटेशन गलत लिख रहे हो, सोच रहे हो मैंने सही लिखा है, लेकिन उत्तर तो आपने गलत लिख दिया, शब्द ही गलत लिख दिया। तो अधिक जांचने वाला सोचता है यह छात्र, यह युवक अधिकारी बनने के योग्य है ही नहीं, इसको अधिकारी न बनाया जाए। अधिकारी बनने का मतलब नहीं कि आप बहुत जानते हैं, आप सब जानते हैं। अधिकारी बनने का मतलब है आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। जानना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती प्रस्तुतिकरण। इसलिए मैंने कहा पहला स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप ऑफ जीएस। उसका पहला स्टेप यह है कि आप अपने व्याकरण को शुद्ध करो, अपनी प्रेजेंटेशन सीखो। सीख लोगे तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तीसरा है, याद रखो, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण, ओष्ठ की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर्ण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरवर्णों के 2 भेद हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों के 2 भेद हैं। पहला, अवर्तुल स्वर या सहज स्वर। दूसरा, वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर या असहज स्वर। पहला है अवर्तुल स्वर या सहज स्वर, और दूसरा है वर्तुल स्वर और या असहज स्वर। पहला लिखिए, अवर्तुल या सहज स्वर। अवर्तुल या सहज स्वर। अवर्तुल माने क्या होता है? अवर्तुल जिसका मतलब हुआ बिना ओठ सिकोड़े, और सहज माने आसान। अवर्तुल का अर्थ होता है
अर्थ होता है बिना ओठ सिकोड़े, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओठ को सिकोड़ना नहीं पड़ता, ऐसे स्वर वर्णों को अवर्तुल स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ई ए ए री अ आ आदि स्वर आते हैं। अवर्तुल माने ओठ नहीं सिकोड़ा गया। दूसरा है वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर वर्तुल स्वर इसे कहते हैं असहज स्वर। असहज स्वर। वर्तुल माने क्या होता है? मैंने आपको बताया जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ को सिकोड़ना पड़े, वर्तुल करना पड़े, वर्तुल घुमाना पड़े, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ को सिकोड़ना पड़े या टेढ़ा करना पड़े, सब एक ही मतलब है। सिकोड़ना पड़े या टेढ़ा करना पड़े, उन्हें वर्तुल स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत उ ओ औ आदि स्वर आते हैं। अब आप खुद देख लो, उ ओ औ, इसमें आप ओठ सिकोड़ रहे हैं। उ ओ औ, ये क्या हो गए? वर्तुल। वर्तुल माने टेढ़ा करना, मुख बनाना, टेढ़ा करना। ओके, ये हो गए स्वर वर्णों के रूप। आप आ जाओ व्यंजन वर्ण। आप जानते हैं, अगर आप माने मध्य प्रदेश माने कि लेखपाल या पाटीवार का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी पुलिस का दे रहे हैं, या यूपी दरोगा का दे रहे हो, या लेखपाल का दे रहे हो, या कानून को दे रहे हो, ऐसे राजस्थान का दे रहे हो, राजस्थान में कोई एग्ज़ाम, या हिमाचल प्रदेश में, या आप दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का, या कहीं भी दे रहे हैं, तो याद रखो हर जगह ये पहला टॉपिक आता है। आप पीसीएस
फ्री दे रहे हो कहीं का, तो ये आता है टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट, टफ भी है, लेकिन मैं एकदम इजीली आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और आपसे मैं कई बार कहा कि अगर एक बार आप मेरा साथ दे दो ना, माँ कसम, अगर आप लोग एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लो ना, तो मात्र 1 साल के भीतर आपका कायाकल्प हो जाएगा, आप अधिकारी बन जाओगे। बंदा अधिकार पूर्वक कहता है, डीडी तिवारी का यह वादा आपसे है, याद रखना, बेवफाई आप मत करें, रेगुलर पढ़िए, देखिए क्या हो जाता है। ठीक है। और ये भी मैं जानता हूं, अगर आपकी किस्मत में नहीं है ना, तो मैं कौन होता हूं यार। अगर आपको आपके माँ बाप भी समझाएं तब भी नहीं पढ़ोगे, खुदा भी समझाए तब भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ऊपर वाला कहानी कुछ और लिखा है। मैं भले प्रेरित कर रहा हूं बार बार, फिर भी मनुष्य जन्म पाए हो न लड़ना सीखो। और मैं बार बार कहता हूं, दुनिया की हर खुशी पर तुम्हारा अधिकार है, दुनिया के हर पद पर तुम्हारा अधिकार है, हर अधिकार पर तुम्हारा अधिकार है। आगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन माने जिनका स्वतंत्र नहीं अस्तित्व नहीं होता। ऑल दोज काइंड ऑफ लेटर्स हु आर नॉट फ्री, विच यूज टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ वॉबल्स, जो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की मूल संख्या मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 है, परंतु लुंठित र को जोड़कर व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 40 मान ली गई है। याद रखो, व्यंजन वर्ण 33 मूल व्यंजन, लेकिन और कुल 39 थे। वर्तमान समय में नाउ डेज लुंठित र को जोड़ करके संख्या जो है 40 मान ली गई है। क्लियर? चलिए अब आप आ जाइए व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट। पहला स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा
संयुक्त व्यंजन, पांचवा द्विगुण व्यंजन और छठा लुंठित व्यंजन। पहले में है क से म तक संख्या 25। दूसरे में है यारा लावा संख्या 4। तीसरा में है शाह संख्या 4। होगा कितना? 39, सॉरी 33। मूल व्यंजन, ये हो गया मूल व्यंजन। आगे द्विगुण संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र संख्या 4। मूल व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन अड़, अड़ और अढ़ संख्या 2। द्विगुण व्यंजन संख्या 1, संख्या 2, संख्या 1। कुल हो गया, कुल योग 40 कुल व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, ये हो गया कुल। अब मैं आपको कल वाले प्रश्न में आता हूं, फिर एक नया प्रश्न पूछता हूं, तैयार रहिए। प्रश्न कल था निम्न में अयोगवाह वर्ण है, यही सवाल था। पहला नासिका, दूसरा अनुनासिक, तीसरा से अनुस्वार और चौथा निर्नुनासिक। याद रखो, मैंने आपको अंग और अ को बताया था। अब आप इसमें तलाशे या अंग है तो है नहीं। अनुस्वार को अंग कहते हैं, याद रखो, अंग को अनुस्वार, अंग, और अ को विसर्ग। अर्थात उत्तर सही था सी, अनुस्वार। क्लियर? आज एक सवाल और, प्रश्न। निम्न में किस वर्ण का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है? ए अ का,
बी, सी अड़ा का और डी अड़ा का। मैंने पूछा निम्न में किस वर्ण का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। आप लोग उत्तर भेजिएगा, मुलाकात कल होगी। जय हिंद बच्चों।